Hello friends, we are today discussing homework section of sale or return transactions. Before I start with the examples of homework section, एक बार quickly recall कर लेते हैं. In order to boost our sales, in order to launch a new product, नया product market में launch करने के लिए या अपना sales increase करने के लिए, to reach out to more customers, हम लोग कई बार goods sale और return basis पे देते हैं. हम लोग जब goods देते हैं तब ये बोल के गुड्स देते हैं कि इफ यू लाइक इट, इफ यू आर एबल टू सेल इट, यू एक्सेप्ट दोज गुड्स, अदरवाइज रिटर्न दोज गुड्स विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. आपको अच्छा लगे रखना, नहीं अच्छा लगे तो एक स्टिपुलेटेड स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वो गुड्स वापस दे देना. तो वाइल सेंडिंग गुड्स हम उसे सेल्स नहीं मानते हैं. वाइल सेंडिंग गुड्स वो हमारा सेल्स नहीं है. ओनरशिप इन गुड्स कब ट्रांसफर होगा? सर, जब वो गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा. तो जब आप गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हो, वाइल सेंडिंग गुड्स, लीगली इट इज नॉट योर सेल्स. कब होगा सेल्स? 3 कंडीशन था. जब सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स दिया, उसे सेल कब माना जाएगा? या तो कस्टमर एक्सेप्टेंस दे देता है, अप्रूवल दे देता है, या फिर वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में रिटर्न नहीं करता है. एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो अपना सेल्स हो गया. वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पास हो गया, गुड्स रिटर्न नहीं किया है, हम मान लेंगे उसने एक्सेप्ट कर लिया है, सेल हो गया. या फिर ही एक्टेड एज ओनर ऑफ गुड्स, उसने कोई ऐसा एक्ट किया है, ऐसा काम किया है जिससे हमें लगता है ही हैज अज्यूम्ड ओनरशिप ऑफ गुड्स, तो हम उसे सेल्स मान लेते हैं. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में कैसे देते हैं? 3 तरीका था. जब हम कैजुअली, कभी कभार, वंस इन अ वाइल गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं. जब हम फ्रीक्वेंटली या न्यूमरसली गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं. फ्रेंड्स, जब हम कैजुअली गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे देते हैं, वाइल सेंडिंग गुड्स इटसेल्फ, जब दे रहे हैं तभी सेल्स मान के रिकॉर्ड कर देते हैं. लीगली सेल्स नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि कभी कभार ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं, वाइल सेंडिंग गुड्स हम लोग उसे सेल्स मान के रिकॉर्ड कर देते हैं. तो सर, जिस दिन एक्सेप्ट किया उस दिन हम पहले ही सेल्स मान चुके हैं. एक्सेप्ट किया उस दिन कोई एंट्री पास नहीं करना है. हां, उसने रिजेक्ट कर दिया तो ये सेल्स का एंट्री हमको कैंसिल करना है. सर, उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया है, रिजेक्ट भी नहीं किया है, बैलेंस शीट डेट आ गया, तो ये इस साल का सेल्स मानेंगे क्या हम? नहीं. बैलेंस शीट डेट आ गया है तो ऑन बैलेंस शीट डेट हम 2 एंट्री पास करेंगे, सेल्स का एंट्री कैंसिल करेंगे एंड ये पर्टिकुलर गुड्स को, क्योंकि ये अभी भी हमारी ओनरशिप का है, हमारे स्टॉक में इंक्लूड करेंगे. सर, बैलेंस शीट डेट के बाद अगर उसने एक्सेप्ट किया तो हम बैलेंस शीट डेट पे से अपना सेल्स, इसकी सेल्स की एंट्री कैंसिल कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी कैंसल्ड एंट्री ऑफ सेल्स ऑन बैलेंस शीट डेट. बाद में एक्सेप्ट किया है तो वापस सेल्स मान के एंट्री पास कर देंगे. सर, बाद में रिजेक्ट कर दिया, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. होप यू आर गेटिंग दिस. फ्रीक्वेंटली गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया तो हम लोग एक सेल और रिटर्न जर्नल प्रिपेयर करते थे और अपनी मेन बुक में तभी एंट्री पास करते थे जब वो एक्सेप्ट करता है. तब तक एंट्री फॉर सेंडिंग, फॉर रिटर्निंग, फॉर रिटेनिंग, हम लोग एंट्री वो सेल और रिटर्न जर्नल में देते थे. न्यूमरसली गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है तो हम सेल और रिटर्न जर्नल नहीं, बट मेमोरेंडम सेल और रिटर्न अकाउंट एंड मेमोरेंडम कस्टमर्स के अकाउंट मेंटेन करते हैं. क्लियर? फ्रीक्वेंटली दिया तब सेल और रिटर्न जर्नल, न्यूमरसली दिया तब सेल और रिटर्न अकाउंट, मेमोरेंडम एंड मेमोरेंडम कस्टमर्स अकाउंट. तो हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. होमवर्क सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या सॉल्यूशन होगा. मिस्टर ए, अ ट्रेडर, dispatched goods costing 16,000 to his customer B on sale or return basis after charging a gross profit of 25% on cost. Mr. A had treated the transaction as credit sale at the time of dispatch of goods. Pass journal entries in books of Mr. A if he has approved the goods. So first entry हम लोग पास करेंगे for sending the goods.
फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे व्हेन ही वाज सेंडिंग द गुड्स। क्या एंट्री पास करेंगे? मिस्टर बी बिकम्स आवर डेटर, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वाइल सेंडिंग गुड्स हम उसे सेल्स मान के गुड्स बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं। कितना सर? 16,000 तो कॉस्ट है, गुड्स कॉस्टिंग 16,000 प्लस प्रॉफिट ऑफ 25%, 20,000। नाउ फर्स्ट केस, द कस्टमर हैज अप्रूव्ड द गुड्स। हम तो वाइल सेंडिंग गुड्स उसे सेल्स मान के रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अगर कस्टमर अपना अप्रूवल देगा तब हम कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं करेंगे। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। कस्टमर रिजेक्टेड ऑल दी गुड्स। इफ कस्टमर इज रिजेक्टिंग ऑल दी गुड्स, ये सेल्स का एंट्री हम लोग कैंसिल कर देंगे। एंट्री पास करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, और यू मे ऑल्सो डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट। से सेल्स रिटर्न मान के भी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। थर्ड दिया है कस्टमर हैज रिटेन्ड हाफ ऑफ द गुड्स। जो भी गुड्स हमने सेंड किया था उसका हाफ उसने रिटेन किया है। हाफ रिटेन किया है मतलब हाफ को सेल्स मान लिया है। तो वो हाफ गुड्स जो रिटेन किया है उसके लिए कोई एंट्री नहीं देना है। हाफ रिजेक्ट कर दिया है, हमको उसका एंट्री पास करना है। एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी 10,000। समझ में आया? यस सर। Now look at question 4. What is the information provided in question number 4? Question 4. On 31st December, goods sold at a sale price of 3,000 were lying with customer. Ritu, to whom these goods were sold on sale or return basis, recorded them as actual sales. मतलब while sending, जब goods दे रहे थे तभी उसे sales मान के books में record कर दिया। While sending goods, we treated them as actual sales. Since no consent has been received from Ritu, you are required to pass adjustment entries presuming goods were sent on approval at a profit of 20%, at a profit of cost plus 20%. Present market price is 10% less than cost. गुड्स 3,000 के कस्टमर्स के पास पड़े हैं। बैलेंस शीट डेट तक अगर कोई अप्रूवल नहीं मिला है तो हमें वो सेल्स का एंट्री कैंसिल करना पड़ेगा। बैलेंस शीट डेट तक अगर अप्रूवल नहीं मिला है तो वी वुड से वो इस साल के लिए सेल्स ही नहीं हुआ है, तो वी आर सपोज टू कैंसल दैट एंट्री ऑफ सेल्स। On 31st December 2019 एंट्री पास करेंगे फॉर कैंसलिंग सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रितुज अकाउंट।
being entry of sales reversed as intimation not received. सेकेंडली फ्रेंड्स, खाली सेल्स का एंट्री कैंसिल नहीं करना है, वो गुड्स जिसका इंटीमेशन नहीं मिला है, वो गुड्स जिसका इंटीमेशन नहीं मिला है, वो हमारे कॉस्ट में भी, हमारे स्टॉक में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? सर एंट्री हम पास करते थे इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। Being entry for stock lying with customer. But when you are passing this entry, inventory with customer to trading, you always pass this entry not at selling price but at cost. तो हमको ये 3000 का जो सेलिंग प्राइस है, इसमें से प्रॉफिट एलिमेंट एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस of goods sold. Selling price in goods is 3000. लेस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है फ्रेंड्स? सर प्रॉफिट इज 20%। अगेन प्रॉफिट कितना है? 20%, दैट इज 20 अपॉन 100। प्रॉफिट इज 20%, मतलब 20 अपॉन 100, मतलब सर 1/5 है प्रॉफिट। लेकिन 1/5 किसका? सर प्रॉफिट इज 1/5 ऑन कॉस्ट, इट इज कॉस्ट प्लस 20%। इफ प्रॉफिट इज 1/5 ऑन कॉस्ट, वी वुड से इट इज 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस। 5 rupees कॉस्ट, 1 rupee प्रॉफिट, तो सेल्स इज 6, सो प्रॉफिट इज 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस। 3000 is your selling price, profit will be 1/6 of 3000. $2,500 is cost of goods lying with customer. तो ये 2500 हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक हो गया फ्रेंड्स। बट यहां पे एक और चीज बोला है, प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस कॉस्ट से भी 10% लेस है, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट 2500 है माइनस 10%। मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इज 2250। व्हेन वी आर पासिंग दिस एंट्री, हम जब ये एंट्री पास कर रहे हैं, हम ये गुड्स को अपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए एंट्री पास कर रहे हैं। हम ये गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में जब रिकॉर्ड कर रहे हो, कॉस्ट या मार्केट प्राइस, किस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर सर। कॉस्ट 2500, मार्केट प्राइस 2250, सर लोअर इज मार्केट प्राइस। तो हम अपना क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में क्या प्राइस पे लाएंगे? मार्केट प्राइस पे सर। तो इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 2250। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3, a firm sends goods on sale or return basis, customers having the choice of returning goods within a month. During May 19, following are details of goods sent. डेट्स दिया है ड्यूरिंग मे। 2 मई को पी को 15,000 का गुड्स दिया, 8 मई बी को 20,000 का गुड्स सेंड किया, 12 मई को क्यू को 28,000 का गुड्स सेंड किया, डी को 3,000, ई को 1,000 एंड आर को 26,000. Within stipulated time, P and Q returned the goods and B, D and E signified that they have accepted the goods. Show in books of firm sale or return account and customer P for sale or return account on 15th of June 2019.
So we are here assuming which method? Sir, we are assuming goods are sent on sale or return basis numerously. इसलिए वो मेमोरेंडम अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, जहां पे सेल और रिटर्न अकाउंट और कस्टमर्स के अकाउंट हम बुक्स में प्रिपेयर करते हैं. तो इन बुक्स ऑफ फर्म we are to prepare sale or return account. And customer P's account. सेल और रिटर्न अकाउंट में हम इंडिविजुअल गुड सेंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सीधा टोटल रिकॉर्ड कर देते हैं. तो टोटल कीजिए, टोटल गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस कितना है? 15,000, 20,000, 28, 3, 1 प्लस 26, 93,000 का गुड्स आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है. तो फॉर सेंडिंग गुड्स आप एंट्री क्या पास करोगे? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट to sale or return account on 15th of June 2019. कस्टमर्स के अकाउंट में while sending goods they will be debited to sale or return account. P के अकाउंट में P को जितने का गुड सेंड किया उसी का एंट्री आएगा. Then they are saying within stipulated time P and Q returned the goods. If P and Q are returning the goods, P का 15 and Q का 28, 43,000 का गुड्स रिटर्न हो गया. एंट्री विल बी सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स. In P's account, within stipulated time, 1 month's time period was given. तो हम लोग बोल सकते हैं by 2nd June. यहाँ डेट नहीं दिया है, this is only an assumption. Sale or return account debit to customer. तो ये जो गुड्स सेंट है या जो गुड्स रिटर्न हुआ उसका कोई एंट्री मेन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो खाली मेमोरेंडम अकाउंट्स में ही रिकॉर्ड होगा. मेन बुक्स में एंट्री कब रिकॉर्ड होगा? ओनली व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली, व्हेन इट इज लीगली आर सेल्स, तब उसको मेन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. तब तक ये रफ अकाउंट्स में एंट्री करते जाएंगे. तो दे आर सेइंग P and Q returned the goods, B, D and E signified they have accepted the goods. B, D and E अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं गुड्स तो उसके लिए एंट्री हो जाएगा सेल और रिटर्न टू सन्ड्री कस्टमर्स. उसे सेल और रिटर्न अकाउंट में से तो कैंसिल कर देंगे हम लोग. कितना सर? B का 8,000, D का 3,000, that is 23, and E का 1,000, 24,000. And but irrespective customers के अकाउंट में क्रेडिट साइड. एंड द मोमेंट दे एक्सेप्टेड दी गुड्स हम लोग इसे अपना सेल्स मान के मेन बुक्स में भी रिकॉर्ड करेंगे. बी अकाउंट, डी अकाउंट, ई अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. व्हाट अबाउट अदर टू कस्टमर्स? P and Q returned the goods, B, D and E accepted the goods. About R कुछ बोला नहीं है, about R कुछ बोला नहीं है, तो सर उसका क्या ट्रीट करेंगे? सर कुछ बोला नहीं है तो हमको सोचना है
आर ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, क्या वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड पास हो गया है? आर ने गुड्स एक्सेप्ट नहीं किया है, बट क्या वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड पास हो गया है? 27 मई को उसे गुड सेंड किया था, टाइम पीरियड गिवन वाज 1 मंथ, तो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड पास होगा बाय 27 जून। हम अभी एंट्री पास कर रहे हैं 15 जून को, तो वी वुड से ना अभी उसने एक्सेप्टेंस दिया है, ना वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड पास हुआ है, तो आर का जो गुड्स है, आर को जो गुड्स सेंड किया है वो अभी एज बैलेंस सेल और रिटर्न अकाउंट में दिखेगा, दैट विल अपीयर एज क्लोजिंग बैलेंस इन आर सेल और रिटर्न अकाउंट, क्योंकि उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी हमें मिला नहीं है। 93 minus 67, 26,000. Those are nothing but goods of R. Clear? तो आप लोग पॉज करके कॉपी करेंगे ये। Friends, we are looking at now solution to questions of past exams. Past exams में first question देखेंगे। Mr. Badri sends goods to his customers on sale or return. Following transactions took place during the month of December 2017. December 2nd, send goods to customers on sale or return basis at cost plus 25%, 80,000. December 10th, goods returned by customers. 17th, received letters from customers for approval. 23rd, goods with customers awaiting approval, 15,000. Mr. Badri records sale or return transactions as ordinary sales. You are required to pass necessary journal entries in books of Mr. Badri, assuming that accounting year closes on 31st December 2017. So आपको दिया है Mr. Badri is sending goods on 2nd of December. So first entry will be on 2nd of December. For sending goods, entry will be customer's account debit. Customer's account debit to sales. He treats them as sales while sending the goods. Then on December 10th, since goods are returned, on December 10th, since goods are returned, हम लोग reverse entry pass कर देंगे. Sales account debit. Goods of 30,000, 35,000 are returned. Sales account debit to customer's account. Then, on December 17,
received letters from customers for approval 30,000. Printing error है, it is not 35, it is 30,000 my friends. तो received letters from customers for approval 30,000. गुड्स जब हमने सेंड किया था तभी सेल्समैन की एंट्री दे दिया था, तो जब वो अप्रूव हुआ तब कोई एंट्री देने का जरूरत है क्या? नहीं सर. 23rd, गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल. वो गुड्स जो अभी तक अप्रूव नहीं हुए, तो वो गुड्स जो अभी तक अप्रूव नहीं हुए उसका सेल्स का एंट्री हम लोग रिवर्स करेंगे, नॉट ऑन 23rd बट ऑन 31st दिसंबर. एंट्री पास करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स. सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स 15,000. क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया है, वो गुड्स जिसे हम सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके थे वो अभी तक सेल नहीं हुआ है, तो सेल्स का एंट्री हम लोग कैंसिल करेंगे. नॉट ओनली दैट, वो सेम गुड्स हमारे स्टॉक में, हमारे इन्वेंट्री में भी इंक्लूड करेंगे. टू इंक्लूड दोज गुड्स इन आर इन्वेंट्री, एंट्री पास हो जाएगा इन्वेंट्री विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट. इन्वेंट्री विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. बोलो कितना? 15,000 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट पे लाना पड़ेगा ना. कितना प्रॉफिट ऐड किया था सर? 25% ऑन कॉस्ट. 25% मतलब सर 1/4 ऑन कॉस्ट. 25/100 दैट इज 1/4 ऑन कॉस्ट. तो इट विल बी 1/5 ऑन सेल्स. इफ इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट इट विल बी 1/5 ऑन सेल्स. तो कैन आई से 15,000 माइनस 1/5 3,000. 12,000 पे वो अपने स्टॉक में इंक्लूड करेंगे. करेक्ट? यस सर. क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 देखेंगे. अ फर्म सेंड्स गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. Customers have the choice of returning the goods within a month. During May 18, following are details of goods sent. P, B, Q, D, E, R सबको अलग अलग डेट्स पे गुड्स सेंड किया है. Within stipulated time, P and Q returned the goods. B, D and E signified that they have accepted the goods. So again we are supposed to prepare sale or return account and customer Q's account on 15th June. It is a question very similar to question in homework. In book of firm, we are supposed to prepare sale or return account and customer's Q account. See, first entry will be at the end of 2000, will be on 15th of June 2018. For sending goods, entry will be customer's account debit to sale or return.
by sundry customers. This is the entry for sending goods on sale or return. Total कितना? 17 plus 22 plus 25. 17,000 plus 22,000 plus 25,000 plus 5,500 plus 2,000 plus 28,000. Total goods sent is 99,500. क्यू के अकाउंट में क्यू को कितने का गुड सेंड किया? ऑन 12th ऑफ मई 25,000 का गुड सेंड किया है. टू सेल और रिटर्न अकाउंट. पी एंड क्यू स्टिप्यूलेटेड टाइम में गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एंट्री रिवर्स कर देंगे ना. कस्टमर टू सेल और रिटर्न किया था, सेल और रिटर्न टू कस्टमर कर देंगे. टू सन्ड्री कस्टमर्स. पी एंड क्यू टोटल मिला के उनको 42,000 का गुड सेंड किया था, तो गुड्स ऑफ 42,000 वर रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स. क्यू के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे ऑन क्रेडिट साइड एज ही हैज रिटर्न द गुड्स बाय सेल और रिटर्न अकाउंट. B, D and E signified that they have accepted the goods. जब कस्टमर एक्सेप्टेंस देगा, जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा उसे सेल और रिटर्न अकाउंट में से निकाल देंगे, कैंसिल कर देंगे और अपनी मेन बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे एज सेल्स. तो सेल और रिटर्न में से कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या देंगे? रिवर्स एंट्री. कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न किया था, तो अभी रिवर्स एंट्री सेल और रिटर्न टू कस्टमर. B 22,000, D 5,500 and E 2,000, total 29,500. Two sundry customers. एंड आर के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है. 27 मई को सेल किया था, तो 27 जून उसका स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड पूरा होगा. 27 जून his stipulated time period will get over. On 15 June, we would simply say neither those goods are accepted nor they are being approved. Neither they are accepted or approved nor they are being returned. So those goods of R will appear as our closing balance. Closing balance 28,000. So question 3 in your homework section, friends. Question 3. Mr. Ganesh sends out goods on approval to a few customers and includes the same in sales account. मतलब goods are sent on sale or return basis casually. First method ही हुआ. On 31st March 18, trade receivables, मतलब debtors stood in books at 75,000, which included 6,500 goods sent on approval, against which no intimation was received during the year. ये 75,000 के जो डेटर्स हैं, इसमें से 6,500 के गुड्स ऐसे हैं जो अप्रूवल पे सेंड किए थे और जिसका इंटीमेशन अभी तक नहीं मिला है. ईयर एंड हो रहा है, तो हमें ये सेल्स का एंट्री कैंसिल करना पड़ेगा. These goods were sent out at 30% over and above cost price and were sent to Mr. Aditya and Mr. Bakiram. Mr. Aditya sent intimation of acceptance on 25th April and Mr. Bakiram returned the goods on 15th of April. तो आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड बैलेंस शीट में इफेक्ट्स शो करना है.
सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं इन बुक्स ऑफ मिस्टर गणेश। First entry will be on 31st March 2018। वो गुड्स जिसका अप्रूवल नहीं मिला है उसे सेल्स में से कैंसिल करना है, रिवर्सल एंट्री पास करना है। एंट्री पास हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, यहां पे टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। Since these goods are not approved, they are also to be included in stock। तो उसके लिए दूसरा एंट्री हम क्या देते हैं? इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट। इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना होगा इसका कॉस्ट? तो 6,500 इज सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज 6,500। इसमें से माइनस करना है प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कितना है? 30%। 30% मतलब 30/100, 3/10 ऑन कॉस्ट। सर 3/10 ऑन कॉस्ट मतलब 10 रुपया कॉस्ट, 10 रुपीज इफ इज योर कॉस्ट, 3 रुपीज इज प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इज 13 रुपीज। तो इट विल बी 3/13 ऑन योर सेल्स। 6,500 into 3/13, 1,500। So cost of these goods is 5,000। इन्वेंट्री में हम कितना इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स? 5,000। फिर अप्रैल में व्हाट बक्कीराम डिड? बक्कीराम रिटर्न द गुड्स इन अप्रैल। तो हम तो सेल्स का एंट्री ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं। अब अगर 15 अप्रैल को वो गुड्स रिटर्न कर रहा है तो उसका कोई एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। बट आदित्य सर ही इज एक्सेप्टिंग द गुड्स ऑन 25 अप्रैल। क्योंकि हम सेल्स का एंट्री कैंसिल कर चुके हैं, हमें वापस सेल का एंट्री बुक्स में लाना पड़ेगा। क्योंकि आदित्य गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है, उसे वापस अपना सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मिस्टर आदित्य अकाउंट डेबिट 3,900 टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट। बैलेंस शीट में भी इफेक्ट्स शो करना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 18। This is an extract of balance sheet, part of balance sheet. So in this extract of balance sheet, asset side हम लोग शो करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000, माइनस करेंगे गुड्स
नॉट अप्रूव्ड, वो गुड्स जिसका अप्रूवल बैलेंस शीट डेट तक नहीं मिला था 6500, और वो गुड्स जिसका अप्रूवल बैलेंस शीट डेट तक नहीं मिला था वो अपनी इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। इन्वेंट्री 50,000 दिया है प्लस इन्वेंट्री विद कस्टमर एट कॉस्ट 5,000 था, तो इन आर बैलेंस शीट हम लोग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक क्या प्राइस पे शो करेंगे फ्रेंड्स? 55,000। आई होप इट इज क्लियर। तो पॉज एंड कॉपी।